एपिसोड 33 रिद्धिमा ने किया मामले में हस्तक्षेप। कालवीरमपलायम को पता नहीं थी, इसी कारण ये गलतफहमी हुई है। अगर मैं ये बात पहले से जानता तो मैं ऐसी हिम्मत कभी नहीं करता। यदि आर्या उसके चुरु संप्रदाय की शिष्या होती तो वह उसे कैसे भी हासिल करके रहता। यदि वह किसी अन्य बड़े संप्रदाय के शिष्य के साथ बदतमीज करता तो हो सकता था वे लोग कालवीरमपलायम नहीं होते थे। उनके सभी शिष्य केवल महिलाएं ही होती थी जिन्हें पूरे ब्लूविन साम्राज्य के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से चुना गया था। इस कारण फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय सबसे छोटा संप्रदाय था, लेकिन ताकत के मामले में वह दूसरा सबसे ताकतवर संप्रदाय था। इसी बात से उनकी असाधारण प्रतिभा का पता लगाया जा सकता था। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य की योग्यता काफी ज्यादा होती थी और प्रत्येक के शिष्य को संप्रदाय का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए यदि कालवीरमपलायम क्लाउड इसके कालवीरमपलायम का सबसे ताकतवर संप्रदाय ही क्यों ना हो। गलतफहमी यह सबसे अच्छा है कि यह केवल गलतफहमी है। क्या आप अब भी मेरी शिष्या के विवाह प्रमाण पत्र को नष्ट करना चाहते हैं? रिद्धिमा ने उदासीन भाव के साथ कालवीरमपलायम नहीं थी क्योंकि यह एक गलतफहमी थी तो अब मैं की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? कालवीरमपलायम कैसे दी गई? उसकी इस बात पर रिद्धिमा ने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि मेरे संप्रदाय के फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स को सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, लेकिन संप्रदाय ने शिष्यों को शादी करने से कभी मना नहीं किया। आर्या जब 12 साल की थी तो ये हमारे संप्रदाय में शामिल हो गई थी, लेकिन वह मेरे साथ संप्रदाय में वापस जाने के लिए अनिच्छुक थी। वह केवल 16 साल की उम्र में अर्थ के साथ शादी करने का इंतजार कर रही थी। यह उसके जुनून के कारण नहीं था बल्कि केवल उसकी दयालुता और प्रतिबद्धता के कारण था। इतनी भारी धार्मिकता और वास्तविक स्वभाव के सामने मेरा संपद राय उसे कैसे मना कर सकता था? युवा मास्टर कालवीरमपलायम, और प्रश्न है क्या? रिद्धिमा का हर एक शब्द बर्फ से सना हुआ था और उसके शब्द जिसके भी कानों में पड़ते उन्हें अपने कानों में एक अनियंत्रित ठंडक का सामना करना पड़ा जिसके सामने किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। नहीं, ये सचमुच एक गलतफहमी थी। कालवीरमपलायम संप्रदाय के लीडर के बेटे का दर्जा स्पष्ट रूप से फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के एक शिष्य से अधिक था, लेकिन आर्या इस समय परी रिद्धिमा के साथ थी जिसके सामने कालवीरमपलायम किन था। आर्या को पाने की उसकी इच्छा अब किसी भी हालत में पूरी नहीं हो सकती थी और उसकी आधे दिन की योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इस बात से उसका पूरा दिल उत्पीड़न में डूब गया और उसने अपना ध्यान सारिका की ओर किया। भले ही वह आर्या को पाने में पूरी तरह से नाकाम हो चुका था, लेकिन उसके सामने सारिका अब भी मौजूद थी। रिद्धिमा आर्या की रक्षा करेगी, लेकिन वह अजन भी सारिका की रक्षा नहीं करेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो वह पहले क्यों नहीं आई? जब अर्थ को निष्कासित किया जा रहा था वह केवल तब प्रकट हुई थी जब बात आर्या पर आ गई। दरअसल रिद्धिमा का दायित्व केवल आर्या की देखभाल करना था, अन्य लोगों के साथ उसका कोई संबंध नहीं थी और उसे उनकी जरा भी परवाह नहीं थी। इसके अलावा उसके पास उनके बीच के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण भी नहीं था। तभी कालवीरमपलायम शाती अंदाज में कहा, जुनी और झगा, सबसे पहले उस चोर को पकड़ो जिसने गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर चुराया था। अपराधी से निपटने के लिए उसे कलचुरु संप्रदाय ले जाया जाएगा। कालवीरमपलायम, जुनी और झगा ने एक साथ कहा। इसी के साथ वे दोनों से नीचे गए और सारिका के करीब चले गए। मास्टर, ये देखने के बाद तुरंत आर्या ने मदद की दृष्टि से रिद्धिमा की ओर इशारा किया और उम्मीद की कि वह सारिका की रक्षा करने में मदद करेगी। कम से कम वह उसे कालवीरमपलायम जाने से पहले उसने मुझसे अपने दादाजी और छोटी चाची की रक्षा करने को कहा था और मैं पहले ही इसके लिए सहमत हो चुकी हूँ, इसलिए इसे मेरा आखिरी काम समझ लीजिए जो मैं उसके लिए करना चाहती हूँ। इसके बाद मैं तुरंत आपके साथ फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में वापस चलूंगी और गहन तरीकों से अपनी ट्रेनिंग में ध्यान लगाऊंगी, इसलिए मैं इस मामले में मास्टर से मदद का अनुरोध करती हूँ। रिद्धिमा की आंखें चमक उठी और थोड़ी सी हलचल के साथ उसने एक आह भरी। उसने अपना दाहिना हाथ धीरे से हिलाया और कुछ ही पल में एक ठंडी हवा का बहाव निकला जिससे जूनी और झगा को अचानक थक महसूस होने लगी और वे अपनी ही जगह पर जम गए। जैसे ही रिद्धिमा की इस हरकत को कालवीरमपलायम में हमारे चुरु संप्रदाय की आलोचना की यह बात समझ आती है, लेकिन अब हम अपने संप्रदाय के मामले को संभाल रहे हैं तो क्या परिरिद्धिमा अभी हमारे बीच हस्तक्षेप करना चाहती है? नहीं, मुझे आपके चुरु संप्रदाय के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई शौक नहीं है। रिद्धिमा ने शांत और उदासीन भाव से कहा, मैंने बस इस पूरे मामले को कुछ हद तक देखा है क्योंकि आपने कहा कि यह आपके चुरु संप्रदाय का मामला है, तो क्या सारिका आपके संप्रदाय से है? कालवीरमपलायम, लेकिन जैसा कि मैंने पहले सुना था गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर एक उपहार था जो आप चुरु संप्रदाय से लाए थे और वह आपने कल ही चुरु कबीले को सौंप दिया था, और जो उपहार आप वास्तव में दूसरों को दे चुके हैं, क्या आप उसे अभी भी अपने संप्रदाय का कह सकते हैं? यदि यह मामला सभी के सामने आया तो आपको अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा कम होने का डर नहीं है? कालवीरमपलायम, संप्रदाय से और गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर आप पहले चुरु कबीले को सौंप चुके हैं जो अब किसी भी तरह से आपके संप्रदाय से संबंधित नहीं है। उस मामले में भले ही सारिका ने गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर चुराया हो, उसे सजा देने का अधिकार केवल चुरु कबीले को है।
है, इस मामले का आपके चुरू संप्रदाय से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। रिद्धिमा ने अपनी आंखें झुकाए और परवान को देखा। वैसे तो यह उसकी एक नजर मात्र थी, लेकिन इसने परवान के पूरे शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया और अनजाने में उसका शरीर नीचे झुक गया। रिद्धिमा ने हल्के ढंग से कहा, चुरू कबीले के लीडर, आप इस मामले को कैसे संभालेंगे जहां चोरी का अपराधी आपके कबीले का सदस्य हो? परवान ने कालवीरमपलायम सजा, पीछे के पहाड़ों में 3 महीने की कैद होगी, लेकिन सारिका ने जो चुराया है वह चुरू संप्रदाय का महत्वपूर्ण जाना था, इसलिए उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए और इसे पीछे के पहाड़ों में 15 साल की कैद होनी चाहिए। इस समय कालवीरमपलायम बुरी तरह से शर्मिंदा होना पड़ता। हालांकि रिद्धिमा ने सार्वजनिक रूप से कालवीरमपलायम कृतज्ञता से भर गया था। रिद्धिमा फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की 7 परियों में से एक सम्मानित और चरित्रवान व्यक्ति थी जिसने चुरू कबीले की एक लड़की के लिए कदम उठाया था। इसे एक प्रमुख उपकार और बड़ी दयालुता माना जा सकता है। उसने सारिका को कम से कम कालवीरमपलायम जाने से तो बचा ही लिया था। हरीन ने चैते बुजुर्ग को देखकर कहा, मैंने चुरू कबीले को 16 वर्षों तक धोखे में रखा, इसलिए मुझे भी वही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रिद्धिमा के सामने चैता बुजुर्ग कुछ भी बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता था, इसलिए उसने हरीन की बात पर कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप हरीन और सारिका को लेकर पीछे के पहाड़ों की दिशा में चला गया। इस तरह यह मामला 15 वर्षों की सजा के साथ समाप्त हो गया। आर्या ने सोचा कि रिद्धिमा सारिका के लिए इतना ही कर सकती थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि हरीन ने अपने लिए सजा का अनुरोध केवल सारिका के साथ रहने और उसे सुरक्षित रखने के लिए किया था। इस कारण अब आर्या को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद क्या होगा वह उनके भाग्य पर निर्भर करता है। अब हम गुरु और शिष्य के लिए यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है, रिद्धिमा ने उदासीनता के साथ आर्या से कहा। उसके बाद उसने अपनी नजर कालवीरमपलायम, मास्टर कालवी, आपके तिया सिटी छोड़ने के बाद भी मैं तियानो, इतना कहकर वह आर्या के साथ आसमान में गायब हो गई। रिद्धिमा के अंतिम शब्दों से कालवीरमपलायम सारिका की सुरक्षा के लिए कहे थे, क्योंकि वह उसकी रक्षा करनी चाहती थी, इसलिए वह चाहती थी कि यह सुरक्षा अंत तक बनी रहे। रिद्धिमा के साथ आर्या के जाने के बाद कालवीरमपलायम, जिससे उसकी कुर्सी 2 हिस्सों में टूट गई, उससे लगा था कि वह 2 सुंदरियों को प्राप्त करेगा, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी योजना पर इस तरह पानी पड़ जाएगा और उसकी योजना का परिणाम केवल एक महत्वहीन व्यक्ति का निष्कासन और 2 लोगों का कैद हो जाना होगा। इस समय वह इस तथ्य से बिल्कुल अनजान था कि वह केवल वह पाने में असफल रहा जो वह चाहता था, बल्कि उसकी वजह से चुरू संप्रदाय पर एक बड़ा खतरा आते आते बच गया था। तियानो में अर्च चुपचाप बैठा हुआ था। उसने अपने शक्तिहीन शरीर को पीछे दीवार से टिका रखा था। उसकी बेजान चमकती आंखें अंतरिक्ष को घूर रही थी। इस समय उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे कि उसकी आत्मा पहले ही उसका शरीर छोड़ चुकी हो। वो पिछले कई घंटों से इसी स्थिति में बना हुआ था। एजो क्लाउड महाद्वीप में उसके माता ने उसे छोड़ दिया था और अपनी मृत्यु तक वह इस बात का पता नहीं लगा पाया था कि उसके जन्मदाता कौन थे। उनकी अंतिम निशानी के रूप में उसके पास एकमात्र चीज जो थी वो वह चांदी का पेंडेंट था जिसे वह हमेशा अपने गले में पहन के रखता था। ब्लू विंड साम्राज्य में जब वह छोटा था तो उसके माता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वह इसके बारे में कम से कम जानता तो था कि उसके माता पिता कौन थे। इसके अलावा उसके एक दादाजी और एक छोटी चाची भी थी, लेकिन भगवान ने उसके साथ एक और भद्दा मजाक करने का फैसला किया और उसे पता चला कि यह तो उसकी नकली पहचान थी। उसके दादा उसके सगे दादा नहीं थी और छोटी चाची भी उसकी छोटी चाची नहीं थी। वह वापस उसी स्थिति में आ गया था जिस स्थिति में एजो महाद्वीप पर था। उसे अभी भी पता नहीं था कि उसके असली माता पिता कौन थे और उसे ये भी पता नहीं था कि उसका उपनाम सरनेम क्या था। 2 जन्मों के अनुभव ने उसके मन के दायरे को चौड़ा कर दिया था, लेकिन वह अभी भी अचानक सामने आए इस सच को स्वीकार करने में असमर्थ था कि वह वास्तव में अपनी असली पहचान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और वह कहां से आया था। वास्तव में मैं कौन हूं और मुझे आगे कहां जाना चाहिए? अर्थ ने जोर से चिल्लाया। तो क्या होगा कहानी में आगे कहां जाएगा अर्थ? क्या वह कभी अपनी असली पहचान के बारे में पता लगा पाएगा? 34 अर्थ के बदले की शुरुआत। अर्थ को चुरू कबीले से निष्कासित किए जाने का मतलब था कि अब वह चुरू कबीले के भीतर पैर भी नहीं रख सकता था, साथ ही वह अब तियानो कर सकता था। उसका अब तक तियानो का एकमात्र कारण था कि उसे अपने दादाजी और छोटी चाची की चिंता हो रही थी। वह तिया सिटी छोड़ने से पहले कम से कम एक बार अपने दादाजी और सारिका को सुरक्षित देखना चाहता था। समय धीरे धीरे बीतते गया और फिर आकाश में अंतत अंधेर हो गया। पूरे दिन कुछ भी ना खाने के बाद भी अर्थ को भूख का एहसास भी नहीं था। जब एक बार पूरी तरह से रात हो गई तो अर्थ ने आखिरकार अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी बेजान आंखें धीरे धीरे एक भयानक चमक में बदल गई, जैसे कि वह कोई भयानक पिशाच हो। वह भयानक तरीके से हंसा जैसे कि नरक की कोई दुष्ट आत्मा हंस रही हो। अपनी ठिठुर हंसी के बीच उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली पर गहरे हरे रंग की घास का एक पौधा दिखाई देने लगा। ये वास्तव में तारा छुपाने वाली घास थी जो उसे अपनी शादी की रात को पहाड़ पर मिली थी। जैसे ही उसने अपनी हथेली पर तारा छुपाने वाली घास को देखा, अचानक उसके हंस से एक गहरी
गहरी हरे रंग की चमक निकली जिसने उस घास को पूरी तरह से अपने अंदर धक लिया। इस गहरी हरे रंग की चमक के बीच तारा छुपाने वाली घास अजीब तरीके से मुड़ने और सिकुड़ने लगी। फिर आखिरकार उसकी हथेली पर गहरे हरे रंग का पाउडर दिखने लगा। अर्थ ने धीरे से एक फूंक मारी जिससे सारा पाउडर हवा में उड़ गया और केवल एक पारदर्शी मोती उसके हाथ में रह गया। यह आकाश विष मोती की सबसे मूल क्षमता जड़ी बूटी शोधन क्षमता थी जो स्वर्ग का भी विरोध कर सकती थी। कोई भी दवा बनाने के लिए अक्सर विभिन्न प्रकार जड़ी बूटियों को मिलाने, संशोधित करने और अतिरिक्त प्रभावों के लिए गहन ऊर्जा शामिल करने की आवश्यकता। ये प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। साथ ही दवा की औषधीय शक्ति भी कम होने का डर रहता था। इसके अलावा दवा बनाने में असफलता की संभावना भी हमेशा बनी रहती थी। विशेष रूप से जब बात उच्च श्रेणी की दवा बनाने की आती थी तो उसके लिए दुर्लभ सामग्री खरीदने के लिए न केवल भारी मात्रा में सोने के सिक्कों की आवश्यकता होती थी बल्कि असफल होने की संभावना और भी अधिक होती थी। एक बार जब असफल हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हर किसी के पास उच्च श्रेणी की दवा बनाने की क्षमता नहीं होती थी। इसके लिए अच्छे चिकित्सा कौशल, अच्छी कड़ाही, शांत माहौल और गहन ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी। लेकिन यदि किसी ने आकाश विष मोती का उपयोग किया तो उसे इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कम से कम समय में किसी भी जड़ी बूटी को परिष्कृत करके उसे गोली में बदल सकता था और इस प्रक्रिया में कोई भी औषधीय शक्ति कम नहीं होती थी। इसके अलावा असफल होने की भी कोई संभावना नहीं थी। एक बार जब आकाश विष मोती अपने मालिक को पहचान लेता था तो यह उसके विचारों के साथ विलीन हो जाता था और अपने मालिक के हर एक विचार का पालन करता था। ये भयानक क्षमता दुनिया के किसी भी इंसान को आकाश विष मोती का दीवाना बनाने के लिए काफी थी। उस समय एजोर क्लाउड महाद्वीप पर महाद्वीप के प्रत्येक शीर्ष पायदान वाले संप्रदाय ने अथर्व का मृत्यु तक पीछा किया। इसका कारण आकाश विष मोती की जहरीली क्षमता नहीं थी बल्कि इसकी भयानक औषधि शोधन और मिश्रण क्षमता था। जब तक किसी दवा के लिए उपयुक्त और पर्याप्त सामग्री मौजूद थी, आकाश विष मोती के माध्यम से कम समय में सुरक्षित रूप से सबसे उत्तम दवा बनाई जा सकती थी। अगर आकाश विष मोती की क्षमता की बात आकाश महाद्वीप में फैल जाती तो निश्चित ही बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होने में देर नहीं लगती और अर्थ का पीछा करने वालों की संख्या एजोर क्लाउड महाद्वीप की तुलना में कम नहीं होगी। अपने हाथ में पारदर्शी मोती को देखकर अर्थ की मुस्कान और ज्यादा भयानक हो गई। उसने अपना मुंह खोला और उसे सीधा अपने मुंह में रखा और निगल लिया। इसके बाद उसका शरीर अचानक कांप उठा और धीरे धीरे अपनी जगह पर गायब हो गया जैसे कि वह अचानक वाष्पीकरण हो गया हो। स्टार कंसीलिंग पिल एक ऐसी पिल थी जिसे बनाने के लिए केवल तारा छुपाने वाली घास को परिष्कृत करके बनाया जा सकता था और इसे एक बार खाने के बाद किसी का शरीर 3 घंटे तक के लिए इनविजिबल हो सकता था। तारा छुपाने वाली घास एक अकल्पनीय वस्तु थी लेकिन इससे जो स्टार कंसीलिंग पिल बनाई गई थी उसकी क्षमता और भी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि इसने जो परिणाम दिया वह आकाश महाद्वीप के मनुष्यों के सामान्य ज्ञान से कहीं अधिक था। इतना कि कोई भी इसके चमत्कारी प्रभाव की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अर्थ को पूरी तरह से विश्वास था कि उसने पूरे आकाश महाद्वीप पर सबसे पहले स्टार कंसीलिंग पिल का उपयोग किया था क्योंकि इसे बनाने के लिए एकमात्र जिस चीज की आवश्यकता होती थी वह थी तारा छुपाने वाली घास और एकमात्र चीज जो तारा छिपाने वाली घास को परिष्कृत कर सकती थी वह था आकाश विष मोती और वह केवल अर्थ के पास था। अर्थ अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिना किसी आकार, ध्वनि और गंध के चुरू कबीले की ओर चल पड़ा। आसमान में पहले ही अंधेरा हो चुका था और चुरू कबीले में इस वक्त लैंप जगमगा रहे थे। अर्थ ने चुरू कबीले के अंदर कदम रखा और लापरवाही से एक ही रेखा में चलता गया। उसकी मुद्रा में थोड़ी सी भी सावधानी नहीं थी। इस समय अर्थ का रंग अतुलनीय रूप से शांत था। रास्ते में उसने कई लोगों की फुसफुसाहटें सुनी थी। उसे पता चल गया कि आर्या अपनी मास्टर के साथ वापस चली गई है और साथ ही हरीन और सारिका को पीछे के पहाड़ों में 15 साल के लिए कैद किया गया है। चुरू कबीले की आज की सभा के समापन के बाद आरव का अंतिम चयन किया गया जो अगले ही दिन कालवीरमपलायम तो वह वहां पर रुक गया और चुपचाप अंदर की बातें सुनने लगा। उसके कानों में कालवीरमपलायम मुझे पसंद है, इसलिए जब तक आप चुरू संप्रदाय में उचित रूप से आज्ञाकारी बने रहते हैं मैं आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। धन्यवाद यंग मास्टर। यंग मास्टर, आप मेरे जीवन के सबसे महान व्यक्ति हैं। मैं हमेशा आपके प्रति वफादार और सच्चा रहूंगा। मैंने आर्या के इस तरह के मामले की कल्पना नहीं की थी लेकिन सारिका को फंसाने की मेरी योजना पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो सकती। हालांकि परिरिद्धिमा के कारण यंग मास्टर उसे अभी छू नहीं सकते लेकिन अगर यंग मास्टर 1 या 2 वर्षों के बाद यहाँ आने का एक कारण ढूंढ सकते हैं तो फिर देखते हैं कि सारिका कैसे बच सकती है। हे आर का लहजा कुछ हद तक लापरवाह हो गया था और यह स्पष्ट था कि वह नशे में था। जैसे ही अर्थ उनकी बातों को सुन रहा था उसका चेहरा अत्यधिक ठंडा हो गया और उसने अपनी दोनों मुठ्ठियां भींच ली। बाद में वह उत्तरी प्रांगण की ओर मुड़ा और वहां से जाने लगा। इस समय अचानक ही उसके हाथ में एक छोट खंजर आ गया था। उत्तरी प्रांगण का 11 नंबर आंगन आरव का था और इस समय वहां एक भी व्यक्ति नजर नहीं
नहीं आ रहा था। अर्थ ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश कर गया। उसने एक नज़र कमरे के लेआउट पर डाली और जोर से हंसा और फिर सीधे सामने की खिड़की की ओर चला गया और खिड़की के किनारे चुपचाप खड़ा हो गया और आरव के आने का इंतजार करने लगा। उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा और कमरे का दरवाजा खुल गया और इसके साथ ही शराब की खुशबू से महकता हुआ आरव समर के सहारे कमरे में दाखिल हुआ। इस समय अगर वह मर भी जाए तो भी इस बात का पता नहीं लगा सकता था कि उसे 2 कदम की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है जो ठंडे स्वर में उसे ही देख रहा था। आरव नशे में इस हद तक बेहोश था कि वह सीधे बिस्तर पर जा गिरा। अर्थ आरव के बिस्तर के सामने चला गया और धीरे धीरे से अपने हाथ में छोटा खंजर पकड़ लिया। आमने सामने के मुकाबले में स्पष्ट रूप से आरव के सामने अर्थ की कोई बराबरी नहीं थी। यहाँ तक स्टार कंसीलिंग पिल खाने के बाद इस बात की गारंटी नहीं थी वो आरव को मारने में कामयाब हो पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्थ के पास कोई गहन शक्ति नहीं थी और उसके हाथ में जो साधारण खंजर था वह जरूरी नहीं कि वह आरव के शरीर को भेज सके जिसमें नवजात गहन क्षेत्र की तीसरे स्तर की ताकत थी। इसके अलावा स्टार कंसीलिंग पिल की इनविजिबल करने की क्षमता भी पूरी तरह अजय नहीं था। यदि इस बीच अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा छू लिया जाता है तो उसका शरीर पूरी तरह से सबके सामने आ जाएगा। इसलिए यदि वह अपने हमले से हल्का सा भी चूक जाता है और गलती से भी आरव से टकरा जाता है तो वह बुरे तरीके से फंस सकता था जिसका परिणाम केवल मौत ही होता। हालांकि इस समय आरव पूरी तरह से नशे में था इसलिए अर्थ के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट मौका था। अर्थ ने खंजर उठाया और अपने शरीर की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आरव के डेंटिन के बाएं और नाभि से 2 इंच ऊपर बेरहमी से खंजर घोंप दिया और तुरंत पीछे कूदकर कमरे के कोने में खड़ा हो गया। अर्थ उस एक बार से सीधे आरव का गला काट सकता था जिससे उसकी जान जा सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर आरव इतनी आसानी से मर गया तो अर्थ अपने दिल के अंदर की नफरत को पूरी तरह दूर कैसे करता। वह आरव के चुरू संप्रदाय में जाने के खूबसूरत सपने को पूरी तरह से कुचलना चाहता था और उसे स्वर्ग से नरक में आने का अनुभव कराना चाहता था और उसकी हालत मौत से बदतर करना चाहता था। आरव के पेट का निचला हिस्सा फटने से भारी मात्रा में खून बाहर निकल आया। पहले से ही नशे में धुता आरव बिस्तर से नीचे गिर गया और उसके मुंह से एक मरते हुए सुअर की तरह चीख निकली। दर्द से फर्श पर लुटते हुए उसने अपने पेट को पकड़ लिया। तभी दरवाजा अचानक खुला और समर जो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था चीख सुनकर तुरंत वापस भागा लेकिन जब उसने सामने के दृश्य को देखा तो उसका रंग उड़ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह आरव की मदद करना चाहता था लेकिन उसने बिना उसकी अनुमति के उसने आरव को छूने हिम्मत नहीं की। वह घबराहट के मारे तुरंत बाहर भागा और तेजी से दहाड़े हुए चिल्लाया, कबीले मास्टर आरव पर किसी हत्यारे ने हमला किया है। कबीले मास्टर। रात के आकाश के नीचे समर की आवाज काफी दूर तक फैल गई और शांत शुरू कबीले का माहौल अचानक से अराजकता में बदल गया। वहीं कमरे के अंदर अर्थ ने जब आरव को फर्श पर रोते हुए देखा तो उसने ठंडे स्वर में हंसते हुए दरवाजा खोला और दरवाजे से बाहर चला गया। ज्यादा देर नहीं हुई और पर डॉक्टर धन सिंह और कई बुजुर्ग तुरंत आरव के कमरे में पहुंच गए। आरव के पेट में धस खंजर और उसके पेट से निकलता खून देखकर परवान सदमे में आ गया और लड़खड़ाते हुए तेजी से आगे बढ़ा। आरव की चेतना फीकी पड़ चुकी थी। उसका सारा नशा गायब हो चुका था। उसने परवान की आस्तीन पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और दर्द की एक कराह निकाली। जल्दी करो, उसे बिस्तर पर लिटा हो, धन सिंह ने कहा और जल्दी से अपना दवा का डब्बा खोला। उसके पीछे आने वाले बुजुर्गों के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। कौन है वह, किसने किया यह? आरव को बिस्तर पर लिटा के बाद परवान और प्रथम बुजुर्ग ने उसके बहते खून को रोकने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग किया। इसके साथ ही परवान ने धन सिंह से पूछा, डॉक्टर धनसन स्थिति कैसी है? धनसन की भौह शुरू से ही तनावग्रस्त थी। जब उसने परवान का सवाल सुना तो उसने एक लंबी सांस ली और कहा, आरव के जीवन पर कोई बड़ा खतरा नहीं है। हत्यारे ने उसके जीवन को निशाना नहीं बनाया है बल्कि उसने आरव की गहरी नसों पर प्रहार किया है जिसके परिणाम स्वरूप ने केवल उसकी गहरी नस क्षतिग्रस्त हो गई बल्कि सारी गहन ऊर्जा भी बाहर निकल गई है। क्या? जब परवान ने सुना कि सारी गहन ऊर्जा बाहर निकल गई है तो उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत रखा और आशा की किरण के साथ पूछा, फिर ठीक होने में कितना समय लगेगा? उसकी बात पर धनसन ने अपना सिर हिलाया और कहा, दुर्भाग्य से उसकी सारी ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुकी है जिसे प्राप्त करना असंभव है, लेकिन उसकी गहरी नसों को अभी भी ठीक किया जा सकता है और गहरी नसें ठीक होने के बाद उसे एक बार फिर शुरुआत से प्रशिक्षण लेना होगा। परवान उसकी बात सुनकर पूरी तरह से हिल गया। चुरू कबीले को आखिरकार चुरू संप्रदाय में प्रवेश करने का मौका मिल गया था। आरव ने इस अत्यंत दुर्लभ अवसर को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की थी। तान की अंत में वह आसमान की ऊंचाई में उड़ सके। फिर भी इस खूबसूरत सपने के पूरे होने से एक रात पहले उसके साथ इस तरह की घटना घट गई जिससे उसकी सारी गहन शक्ति नष्ट हो गई और उसकी गहरी नसें भी विकृत कर दी गई और उसका सपना अब केवल एक सपना ही रह गया जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। कौन आखिर कौन इतना दुर्भावनापूर्ण हो सकता है? कौन? परवान को पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा था। मूल रूप से उसने सोचा था कि आरव का चुरू संप्रदाय में प्रवेश करना एक असाधारण खुशी की घटना थी। इस बारे में वह इतना उत्सुक था कि उसने आरव की कल की यात्रा के लिए उसके कपड़े और उसका सामान तक पैक
पैक कर दिया था, लेकिन अचानक इस स्वर्ग की ओर 2 कदम चलने से पहले ही वह नरक में आकर गिर गया था। लीडर, आपको पहले शांत रहना होगा। आर्व अभी भी होश में है, इसलिए वह बता सकता है कि यह घटिया काम किसने किया है। पहले बुजुर्ग ने उदासीन भाव के साथ कहा। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या आर्व को पता लग पाएगा कि उस पर हमला करने वाला अर्थ था? क्या अर्थ इतने में ही आर्व को जाने देगा या फिर उसके साथ और भी कुछ करने वाला है? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ओनली ऑन पोके नोवेल पर। C35 आरव की दुर्दशा। कुछ देर बाद परवान अपने होश में वापस आया और जल्दी से आरव के पास गया और उससे पूछा, आरव क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा जिसने तुम्हें चाकू मारा? इस समय तक धन सिंह आरव की पट्टी कर चुका था, जिससे उसका खून बंद हो गया था। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और दर्द से जवाब दिया, पता नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। परवान ने अपनी आंखें चैमुअल कबीले के केंद्र में स्थित है, फिर भी वास्तव में किसी ने घुसपैठ करके इस घटना को अंजाम दिया। मेरे विचार से जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसे हमारे कबीले की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, या फिर यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति हमारे कबीले में से ही कोई हो। अपनी बात खत्म करने के तुरंत बाद उसकी नजर अनजाने में ही तीसरे और चौथे बुजुर्ग पर पड़ी। पहले बुजुर्ग के तर्क ने परवान को बुरी तरह से झकझोर दिया। तिया सिटी में चुरू कबीला सबसे ताकतवर माना जाता था। चुरू कबीले की सुरक्षा के चलते किसी बाहरी व्यक्ति का घुसपैठ करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना वाकई एक बहुत बड़े जोखिम का काम था, और इसके साथ ही किसी बाहरी व्यक्ति से आरव के संबंध भी खराब नहीं थे। इसलिए कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता था जिसने उसकी हत्या का प्रयास किया? यदि घटना को अंजाम देने वाला चुरू कबीले का ही कोई सदस्य था तो ये समझना अचानक आसान हो गया। जहां तक कारण की बात है तो स्वाभाविक रूप से आरव के चुरू संप्रदाय में जाने से उस व्यक्ति को ईर्ष्या होगी, इसलिए यदि वह आरव को अपन कर दे या फिर मार दे तो संप्रदाय किसी और का चयन करेगा। इसीलिए उसने आरव के नशे में होने का फायदा उठाया और घटना को अंजाम दिया। जैसे ही परवान ने इसके बारे में सोचा उसका दिल ठंडा हो गया और वह सतर्क हो गया, क्योंकि उसके बगल में खड़ा दूसरा, तीसरा और चौथा बुजुर्ग सबसे बड़े संदिग्ध थे। वे सभी अपने पाते को चुरू संप्रदाय में जाने का सपना देखते थे, अपने पोतों को चुरू संप्रदाय में भेजने के लिए। अगर उन्हें ऐसा पागलपन भरा काम भी करना पड़े तो यह अजीब नहीं होगा। आर्व की चोट अब कैसी है? परवान ने अपने दांत पीसते हुए पूछा। घाव से खून बहना पहले ही बंद हो चुका है, अभी के लिए तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन आरव को पूरी तरह से ठीक होने में 15 दिन का समय लगेगा। और जहां तक मिस्टिक वेन्स की बात है तो उन्हें ठीक होने में कुछ महीने का समय लग सकता है। उस समय आरव को गहन शक्ति का प्रशिक्षण नए सिरे से शुरू करना होगा। धनसिंह ने सच्चाई बताते हुए जवाब दिया। इसी समय दरवाजे से घबराहट भरी चीख सुनाई दी। आग आग! अस्पताल और दक्षिणी प्रांगण में आग लगी हुई है। धनसिंह तुरंत बेरहमी से घूमा और इस तरह भागा जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अस्पताल में अनगिनत जड़ी बूटियां और उपचार के संसाधन संग्रहित थे, वे सब उसके लिए अपनी जान से भी बढ़कर थे। परवान और अन्य लोग भी चौंक गए, क्योंकि दक्षिणी प्रांगण वह स्थान था जहां पर लीडर और अन्य बुजुर्ग रहते थे। चारों बुजुर्ग भी बिना कुछ कहे बेतहाशा बाहर निकल गए। परवान थोड़ा झिझक और आरव से कहा, आरव अभी के लिए तुम्हें कोई खतरा नहीं है, अच्छा तुम आराम करो और कि किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हारे अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करूंगा। इतना कहने के बाद परवान भी तेजी से बाहर भागा और सीधे दक्षिणी प्रांगण की ओर चला गया। उस स्थान पर महत्वपूर्ण संपत्ति रखी हुई थी जो उसने अपने पूरे जीवन में अर्जित की थी। अब जब उसने सुना कि वहां आग लग गई है तो वह अगर वहां नहीं जाता तो सारी संपत्ति नष्ट हो जाती। आरव कमरे में अकेला रह गया था, उसकी गहरी नस क्षतिग्रस्त हो गई थी और गंभीर चोट लगने के कारण वह बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह अपनी एक उंगली भी नहीं उठा पा रहा था। तभी दबे कदमों की आवाज आरव में कानों में सुनाई दी। इस आवाज से उसके रंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसने बड़ी मुश्किल से आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक व्यक्ति उसके करीब आ रहा है, जिसे कभी भी चुरू कबीले में नहीं दिखना चाहिए था। अर्थ एक भूत की तरह उसके सामने प्रकट हो गया था, जिसे देखकर आर्व की आंखें अविश्वास से चैम्पस्टर से चुरू कबीले से नी डाल दिया गया था और उसे कबीले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तो फिर वह यहाँ कैसे आ सकता था? स्टार कंसीलिंग पिल के प्रभाव से अर्थ 3 घंटे तक जब चाहे अपने शरीर को उजागर कर सकता था और जब चाहे अदृश्य कर सकता था। वह आर्व के बिस्तर के सामने खड़ा हुआ और उसे उदासीनता से देखते हुए कहा, क्या हुआ आर्व, तुम बेहद आश्चर्यचकित दिख रहे हो, कैसे तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? आर्व ने टालमटोल भरी कर्कश आवाज में कहा। उसने बिस्तर से उठकर बैठने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन मुश्किल से आधा हाथ ही उठा सका और वापस लेट गया। मैं यहाँ कैसे हो सकता हूँ? अर्थ मुस्कुराया और लेटे हुए आर्व की आंखों से लेकर उसके पूरे शरीर में एक अजीब विस्मयकारी भय का अनुभव किया। उसने धीरे से वह खंजर उठाया जो धनसन ने उसके पेट से निकाल दिया था। अर्थ ने वह खंजर आरव के ऊपर तान दिया और कहा, बेशक मैं अपना हिसाब करने आया हूँ। कैसा हिसाब? कौन सा हिसाब? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? आरव का शरीर सिकुड़ गया और उसकी आंखें भय और चिंता से सिकुड़ गई। उसने डरी हुई आवाज में कहा,
कहा जिसने मेरी हत्या का प्रयास किया, क्या वह तुम हो? असंभव, क्या वास्तव में तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे ये पूछो कि कौन सा हिसाब? अर्थ ने कहा। इस समय उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक राक्षसी दुष्टता ने ले ली, क्योंकि उसके चेहरे के भाव भयानक रूप से बदल गए थे। उसने अपने अंतहीन हत्या के इरादे को प्रकट किया जिसे वह हमेशा से रोक के रखता था। मेरी शादी के दिन तुमने मुझे मरे हॉट पाउडर का इस्तेमाल किया, वह तो यदि मेरी किस्मत अच्छी नहीं होती तो मैं उसी वक्त मर चुका होता। अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए तुमने कालवीरम्पलायम ले जाया जाता और हर तरह का अपमान सहना होता। आरव, मुझे बताओ कि मुझे किस तरह तुमसे अपना हिसाब बराबर करना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि तुम इस ऋण से मुक्त हो सको। आक्रोश में डरते हुए अर्थ ने खंजर उठाया और आरव पैरों पर जोरदार वार कर दिया। चमकता हुआ खंजर उसके पैरा में जाकर लगा और खून का फब्बाजार से काट दी गई थी। आरव ने एक मनहूस चीख निकाली और जब वह दर्द से कर रहा था तो अर्थ का चेहरा प्रसन्नता से भर गया। उसने एक बार फिर खंजर उठाया और धीमी गुरहट्टी चीख जैसी थी। उसके शरीर के चारों अंग खून से लथपथ हो गए थे। उसका पूरा व्यक्तित्व नर्क की खाई में गिर गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर कमजोर और आत्मपीड़ित अर्थ वास्तव में उसे इतने क्रूर और शातिर तरीके से मारना चाहता है। न, नहीं, मुझे बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। आरव का रंग पहले ही हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था और उसकी दोनों आंखों में दर्द और डर भर गया था। अर्थ ने फिर से खंजर उठाया और क्रूरता पूर्वक हंसा। मरना नहीं चाहते? चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इतनी जल्दी और बिना दर्द के कैसे मरने दे सकता हूँ? इस कट के साथ मैं चाहता हूँ कि तुम फिर कभी इन आंखों से किसी लड़की को बुरी नजर से ना देखो। दो तेज बल एक के बाद एक आरव की आंखों पर हुए और उसकी दो चौड़ी आंखों की पुतलियां काले और सफेद पेस्ट में बदल गई। वह यह मनहूस चीख ऐसी थी जैसे कि नरक की गहराई से निकली हो, इतने दुख से भरी थी कि इसे सुनने वाले का शरीर भी कांपने लगे और उसकी खोपड़ी सुनने पर जाए। फिर भी अर्थ का चेहरा वास्तव में खुशी से मुस्कुराया जैसे कि वह स्वर्ग का संगीत सुन रहा हो। उसने खंजर बाहर निकाला और अपनी आंखें सी खोल ली और फीकी मुस्कान के साथ बोला, कितनी मधुर चीख है। जब तक आप ये चीख निकाल सकते हैं तब तक इसका आनंद ले, क्योंकि दो बार आप ऐसी मधुर ध्वनि नहीं निकाल पाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन काल में अपने मुंह से बात ना करो। इसी के साथ खंजर निर्दयता पूर्वक आरव के मुंह में घुस गया और जैसे ही बाहर निकला खून से सनी जीव का टुकड़ा कई दांतों के साथ बाहर आ गया। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में इन कानों का उपयोग भी ना करो। खंजर आगे की ओर चमका और चमकीले रंग का खून चारों ओर लहराया और आरव के दोनों कान उड़ गए। मैं चाहता हूं कि तुम बिना वंश बढ़ाए ही मर जाओ। लाल रंग का खूनी खंजर एक बार फिर लहराया, नीचे की ओर झुकाया गया और आरव की कमर के नीचे एक जोरदार वार किया गया। यह आरव का शरीर बुरी तरह से अकड़ गया और यहाँ तक उसकी बेहद कर्कश चीख भी धीरे धीरे शांत हो गई। वहीं दूसरी ओर अस्पताल और दक्षिणी प्रांगण की आग असाधारण रूप से अजीब थी। आसपास के लोगों ने किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को नहीं देखा था। यहाँ की अस्पताल के दरवाजे पर खड़े ने भी किसी को अंदर जाते या बाहर आते नहीं देखा था। लेकिन सौभाग्य से आग ज्यादा भीषण नहीं थी और इस पर आसानी से काबू पा लिया गया था। परवान ने तुरंत सब कुछ व्यवस्थित किया और बाद में वह धन सिंह पर चिल्लाते हुए चिंता में डूब गया जैसे कि उसे कुछ समझ में आ गया हो। वह एक फिर जल्दी से आरव के आंगन में लौट आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और आरव का नाम चिल्लाने वाला था, लेकिन इसके बजाय सामने का नजारा देखकर उसका पूरा शरीर अकड़ गया जैसे कि उसे शरीर पर भयानक रूप से बिजली गिर गई हो। आरव अब अपने बिस्तर पर नहीं था बल्कि एक मरे हुए कुत्ते की तरह फर्श पर पेट के बल लेटा हुआ कांप रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके दोनों हाथ उसके शरीर से अलग हो चुके थे और पैरों पर गहरे घाव थे। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। उसके कानों के दोनों किनारों पर केवल मांस के ढेर बचे थे। उसकी नाक और ओठ पूरी तरह से गायब हो चुके थे और उसके मुंह से खूनी झाग निकल रहा था। उसकी दोनों आंखों के बीच से लाल और सफेद तरल की एक धारा निकल रही थी। उसका निचला शरीर भी पूरी तरह से चमकीले लाल रंग से ढका हुआ था। ये दृश्य देखकर धनसन का पूरा शरीर तब तक कांपता रहा जब तक कि उसके दोनों घुटने जमीन पर नहीं टिक गए। अपने पूरे मेडिकल करियर के दौरान उसने कई बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चोटें देखी थी, लेकिन इतना क्रूर, खूनी और बेहद दर्दनाक दृश्य कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने आरव का रंग देखा तो उसे पता चला कि वह मरा नहीं है और उसका जीवन काल थोड़ा सा भी कमजोर नहीं हुआ था। लेकिन इस तरह की भयावह स्थिति मौत से सैकड़ों हजारों गुना दयनीय थी। परवान का पूरा शरीर कांप उठा, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसका रंग सफेद पड़ गया। जैसे ही आरव को महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा है, उसका शरीर हिल गया और एक कर्कश और निराशाजनक कराह निकली जो खून के बुलबुलों से भरी हुई थी। परवान का शरीर लड़खड़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ा और अचानक ही बेतहाशा चिल्लाया जैसे कि वह पागल हो गया हो। ये कौन है जिसने ये दुष्कृतम बर्थ सीक्रेट? परवान गुस्से में चिल्ला रहा था। कौन है वह जिसने ये कृत्य किया है? बाहर आओ, मैं तुम्हारे शरीर को 1000 टुकड़ों में काटना चाहता हूँ और तुम्हें ऐसी मौत मारना चाहता हूँ
जिसे देखकर तुम्हारे पूर्वजों की रूह भी कांप उठे। परवान के अंदर इतनी नाराजगी और पागलपन था जैसे कि वह पागल हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती और रक्त वाहिकाएं फट गई हो। जब उसने अपने बेटे के शरीर को पूरी तरह से अपंग और जमीन पर औंधे मुंह पड़े देखा तो वह किसी मानव जैसा नहीं लग रहा था और वह इसे सहन नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर नफरत का तूफान आ गया था। परवान तेजी से 2 कदम आगे बढ़ा और अपनी अतुलनीय तेज और शोकपूर्ण दहाड़ से पीछे की खिड़की को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इस समय उसने अपने हाथ के पास की दीवार पर लाल रक्त से लिखी 2 लाइनें देखी। ये लाइनें उसके बेटे के खून से लिखी गई थी। चुरू कबीले का लीडर दीमक का एक पुराना टुकड़ा है। यह विशेष उपहार आपके कुत्ते के समान बेटे के चुरू संप्रदाय में प्रवेश करने का जश्न मनाने के लिए है। कृपया इसे स्वीकार करें। ओआ परवान ने दीवार पर लिखे खूनी अक्षरों पर बेरहमी से मुक्का मारा और जोरदार धमाके साथ दीवार टूट गई। परवान की शोकपूर्ण चीख के कारण उसके गले से अचानक खून की धार फूट पड़ी और उसके बाद वह औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। आर्फ की दुर्दशा करने के बाद अर्थ अपने कमरे में लौट आया और उसने वह सारे कपड़े उठाए जो सारिका ने उसके लिए बनाए थे और अपनी सारी निजी संपत्ति आकाश विश्व मोती के अंदर रख ली। उसकी बचत बहुत कम थी और कुल मिलाकर 1800 सोने के सिक्के थे। जाने से पहले वह थोड़ा झिझक और फिर वह कंबल भी आकाश विश्व मोती के अंदर रख लिया जिस पर वह और आर्या सोते थे। इस जगह पर उसने अपने 16 साल बिताए थे और भविष्य में यहाँ पर दोबारा आना लगभग असंभव था। जब अर्थ ने कुछ देर तक इधर उधर देखा तो उसे पुरानी यादों का एहसास हुआ जो बेशक चुरू कबीले के कारण नहीं थी बल्कि उसकी और सारिका की कुछ अच्छी यादें थी। 11 साल का होने से पहले वह कमरा सारिका का भी कमरा था। उन दिनों चाहे रात हो या दिन सारिका लगभग हर वक्त उसके साथ रहती थी। काफी समय तक अस्थायी रूप से वहां रहने के बाद वह एक बार फिर अदृश्य हो गया और दीवार पर चढ़ गया और पीछे के पहाड़ों में चला गया। स्टार कंसीलिंग पिल का समय समाप्त होने में अभी भी 1 घंटे से ज्यादा का समय बचा हुआ था। स्टार कंसीलिंग पिल खाने का उसका मुख्य कारण हरीन और सारिका को देखना था ताकि वह उनकी सुरक्षा की पुष्टि कर सके। एकमात्र आरव के ऊपर एक स्टार कंसीलिंग पिल की बर्बादी करना उपयुक्त नहीं था। हालांकि उसे पूर्वजन्म के पहले ही दिन तारा छुपाने वाली घास के 3 पौधे मिले थे लेकिन उसे यकीन था कि यह एक दुर्लभ वस्तु और पूरे आकाश महाद्वीप पर इसके 10 से ज्यादा पौधे उपलब्ध नहीं होंगे। आरव को तड़पाना केवल एक छोटा सा काम था। वह केवल अपने दादाजी और छोटी चाची द्वारा झेली गई कठिनाइयों के लिए आरव को सबक सिखाना चाहता था। अर्थ जिसे वास्तव में मारना चाहता था वह कालवीरम्पलायम की वह कालवीरम्पलायम होगा और वह उसका हाल आर्फ से भी बुरा करेगा। अर्थ ने अपने मन में कसम खाई। अब वह पुराना वाला कमजोर अर्थ नहीं था बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति वाला अथर्वदेव था जिसने अकेले ही पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अपने आचार्य की हत्या हो जाने के बाद उसने ने आचार्य के हत्यारों के साथ साथ सभी न्याय संप्रदायों को दफनाने की शपथ ली थी। जहां तक उन लोगों की बात है जिन्होंने उसके रिश्तेदारों को चोट पहुंचाई थी तो उसने कसम खाई थी कि वह चुरू कबीले और कालवीरम्पलायम रिफ्लेक्स गाज वही जगह थी जहां चुरू कबीला अपने अपराधियों को दंडित करने के लिए कैद कर देता था। इसका आंतरिक भाग अंधकार में और आर्त था। गर्मियों में ये भीषण गर्म और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा होता था। सौभाग्य से इसके दरवाजे संकीर्ण होने से किसी जानवर के अंदर घुसने की संभावना नहीं थी। अर्थ को याद था कि ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें रिफ्लेक्सिंग गाज के अंदर कैद किया हो और उसकी याद में कारवास की अब तक की सबसे लंबी अवधि 2 महीने की थी। हालांकि चुरू कबीले के सदस्य को पता था कि सारिका को फंसाया गया है फिर भी उन्होंने उसे 15 साल के लिए कैद किया था। सारिका अभी केवल 15 साल की ही थी और अगर उसे 15 साल के लिए इस जगह पर कैद रहना पड़े तो उसके जीवन का सबसे खूबसूरत दौर तो इस अंधकार और ठंडे अकेलेपन में ही बीत जाएगा। ये वाकई एक क्रूर यातना थी। अर्थ ने एक बार फिर अपने शरीर को उजागर किया और रिफ्लेक्स गाज के प्रवेश द्वार को देखा। उसने अपने दोनों हाथों को कसकर भींच लिया। वह अपने दादाजी और छोटी चाची को हमेशा के लिए यहाँ कैद रहते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि उसके पास अभी उन्हें बचाने की क्षमता नहीं थी और असहाय होकर देखने सहने और नफरत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक गहरी सांस लेते हुए वह रिफ्लेक्शन गाज के अंदर प्रवेश कर गया। रिफ्लेक्शन गाज के अंदर उसके कदमों की आवाज ने हरीन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ही हरीन की नजर अर्थ पर पड़ी वह अचानक चेक गया और अनजाने में ही चिल्लाया। अर्थ एक युवा लड़की की चेका देने वाली आवाज भी आई जिसके बाद तेज कदमों की आवाज आए और सारिका जल ही अर्थ के बगल में दिखाई देने लगी। उसका रंग थोड़ा फीका पड़ गया था और बाल कुछ हद तक अस्तव्यस्त थे। अर्थ को देखने के बाद उसने अपने ओठों को अपने हाथों से ढक लिया और वहीं खड़ी रही। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्थ जैसे ही वह चिल्लाई और तुरंत आगे बढ़ी और खुद को अर्थ की छाती पर फेंक दिया। उसने अपने दोनों हाथों को उसकी पीठ पर लपेटकर उसे कसकर गले लगा लिया। वह इस धारण के तहत थी कि उसे 15 साल के लिए यहाँ कैद रहना पड़ेगा और अर्थ को कबीले से बाहर निकाल दिया गया था इसलिए वह कम से कम 15 साल तक फिर से उसे नहीं देख पाएगी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्थ अचानक उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। अर्थ ने अपना सिर हिलाया और सारिका की पीठ थपथपाई और कहा, मैं यहाँ चुपके से आया हूँ लेकिन आप लोग निश्चित रहे चुरू कबीले में बड़ी घटना घटी है जिससे सभी लोग व्यस्त हैं इसलिए मुझे कोई नहीं खोज पाएगा। हरीन ने अपना सिर हिलाया। उसने ये पूछने की भी
जहमत नहीं उठाई कि चुरू कबीले के साथ क्या हुआ है। उसने पूरी तरह से चुरू कबीले का त्याग कर दिया था, इसलिए भले ही चुरू कबीला खत्म भी हो जाए हरीन को इससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। रिफ्लेक्शन गास के अंदर कई गुफाएं थी, जिनमें कुछ गहरी थी तो कुछ उथली थी। अंदर की सजावट बेहद साधारण थी और केवल कुछ पत्थर की मेजें ही एक नजर में देखी जा सकती थी। सारिका के रोने से अराजकता की स्थिति हो गई। अर्थ ने उसे रोने से नहीं रोका, वह चाहता था कि वह आंसुओं के माध्यम से अपनी सभी शिकायतें, भय, चिंता और झिझक को दूर कर दे। आखिर वह केवल अभी 15 साल की एक छोटी लड़की थी जिसे काफी समय तक यहाँ रहना था। जब सारिका आखिरकार रुकी तो वह इतनी जोर से रोई थी कि वह लगभग बेहोश होने की कगार पर थी। अर्थ पत्थर की मेज के सामने हरीन के पास बैठ गया। उसके बगल में सारिका दोनों हाथों से उसकी बाह को कसकर पकड़कर बैठी हुई थी। उसका छोटा सा सिर अर्थ के कंधे पर रखा हुआ था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी उसके साथ हरीन अभी बैठा था। वह अपनी पकड़ को थोड़ा सा भी ढीला नहीं करना चाहती थी, जैसे उसे डर हो कि अर्थ फिर से उसकी दुनिया से गायब ना हो जाए। आपके यहाँ कैद हो जाने के बाद क्या उन लोगों ने आपके साथ कुछ किया? अर्थ ने उत्सुकता के साथ पूछा। हरीन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की परी रिद्धिमा ने जाने से पहले उन लोगों को चेतावनी दी थी कि वह चुरू संपद राय से हमारी रक्षा करेगी। इस शक्तिशाली समर्थन के कारण वे लोग मुझे या सारिका के साथ कुछ गलत करने का साहस नहीं करेंगे। चुरू संप्रदाय के लोगों के ने के बाद तो कुछ करने की उनकी हिम्मत भी नहीं होगी। आखिरकार मेरे पास अभी भी तिया सिटी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने की प्रतिष्ठा है। अच्छी बात है। अर्थ ने सिर हिलाया। उसका दिल आर्या की मास्टर के प्रति आभारी महसूस कर रहा था। आर्या एक अच्छी पत्नी है। उसने आखिर तक विवाह प्रमाण पत्र को नहीं पढ़ा। हरीन ने कुछ उदास भाव के साथ कहा। उसकी बात पर अर्थ ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। तीनों में अचानक कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। आज आए अचानक विपत्ति के कारण उनकी दुनिया बदल गई थी। हालांकि उनके दिलों में कहने के लिए हजारों शब्द थे, लेकिन वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। दादाजी, मैं जानना चाहता हूं कि आप जानना चाहते हैं कि आपके असली माता पिता कौन थे? अर्थ की बात पूरी होने से पहले ही हरीन ने कहा। अर्थ ने सिर हिलाया और उसकी आंखें पूरी तरह से हरीन पर केंद्रित हो गई। मेरा मानना है कि अधीर अंकल ने मुझे बिना किसी उचित कारण के नहीं उठाया होगा। दादाजी, आप जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। सारिका ने भी अपनी आंखें उठाए और आश्चर्य से हरीन को देखने लगी। हरीन ने चुपचाप अर्थ को बहुत देर तक देखा और फिर एक लंबी आह भरी और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह रहस्य जीवन भर मेरे दिल में रहेगा और किसी भी दूसरे व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन अब तुम्हें चुरू कबीले से बाहर निकाल दिया गया है और अब तुम बड़े भी गए हो, इसलिए तुम्हें ये सच्चाई पता होनी चाहिए ताकि तुम अपनी मूल जड़ों को खोज सको। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हारे पिता का पूरा नाम तो नहीं जानता, लेकिन उनका उपनाम देव है। देव अर्थ भौचक का रह गया। एजियो क्लाउड महाद्वीप पर उसके आचार्य ने उसे जो उपनाम दिया था वह भी देव था। ये वास्तव में अजीब सहयोग था। हरीन ने आगे कहा, तुम्हारे असली पिता का उपनाम देव है। इसके अलावा मेरे पास उनके बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं है, जैसे कि मुझे नहीं पता कि उनका नाम क्या था, वह कहाँ से आए थे। अधीर आपके पिता से ब्लूविन साम्राज्य की यात्रा करने के दौरान मिले था। उस समय आपके पिता ने एक शिकारी जानवर से अधीर की जान बचाई थी। बाद में दानों ने एक साथ यात्रा करना शुरू कर दिया और बाद में अलग अलग रास्तों पर जाने से पहले उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। हरीन ने धीरे से अपना सिर उठाया जैसे कि वह अतीत को याद कर रहे हो और प्यार से कहा, अधीर के वापस आने के बाद उसने मुझे तुम्हारे पिता के बारे में बताया और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वह न केवल सुंदर थे बल्कि स्पष्टवादी और निर्भक भी थे। उस समय तिया सिटी में अधीर की प्रतिभा को अतुलनीय कहा जा सकता था, लेकिन जब उसने कहा कि तुम्हारे पिता के सामने उसकी प्रतिभा उल्लेख करने के लायक नहीं है तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए मैंने उससे पूछा कि वे किस क्षेत्र में है, लेकिन इस पर अधीर ने केवल मुस्कुरा दिया और कहा कि अगर वह मुझे इस बारे में बताएगा तो भी मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। मेरे बेटे के व्यक्तित्व को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, वह कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। उस समय आपके पिता के विलक्षण प्रतिभा होने की पुष्टि हो चुकी थी। कम उम्र में ही उनकी गहन शक्ति आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई थी। ऐसी असाधारण प्रतिभा के साथ उन्होंने अधीर को अपना दोस्त बनाया जिसकी ताकत उनसे बहुत नीचे थी। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अधीर हमेशा आपके पिता की प्रशंसा करता था और हमेशा उनके साथ अपनी दोस्ती पर गर्व महसूस करता था। उसके बाद अधीर ने शादी कर ली और उसका एक बच्चा हुआ और बच्चे के जन्म के 2 महीने बाद उसने फिर तुम्हारे पिता को देखा, वह भी तुम्हारी मां के साथ। हरीन की भावनाएं अब काफी बदल गई थी। अर्थ ने अपनी सांस रोक ली और चुपचाप सुनता रहा। हरीन ने बोलना जारी रखा, परंतु उस समय तुम्हारे माता पिता दोनों पूरी तरह खून से लथपथ थे और उनके हाथों में तुम भी खून से लथपथ थे। उस समय तुम केवल 2 माह के थे और अपनी मां के आलिंगन में अचेत थे। जब अधीर ने उन्हें रोका और उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले गए तब उनका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था और उनकी सारी गहन ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। वे जाने की
जिद करने से पहले केवल कुछ समय के लिए अधीर के साथ रुके थे, क्योंकि उनका पीछा करने वाले लोग बेहद शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली कि पूरा तिया शहर नष्ट करने में उन्हें 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता। इसलिए तुम्हारे पिता भी ज्यादा देर तक उनका विरोध नहीं कर सके, इसलिए वे अधीर के साथ रुककर उसकी जान को भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। अधीर उन्हें जाने से नहीं रोक सका, क्योंकि वह जानता था उसमें उन दुश्मनों से लड़ने की क्षमता नहीं है जिन्हें आपके माता पिता भी नहीं संभाल सके। उस समय अधीर ने आपके माता पिता की आंखों में एक अनमे और जिद्दी इच्छा शक्ति देखी थी। जाहिर था कि आपके माता पिता ने भागने में अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी और उनके सुरक्षित बचने की संभावना भी कम थी। इसलिए अधीर ने उस समय तुम्हें बचाने के बारे में सोचा और उसने चुपके से अपने बेटे यानी कि मेरे पोते को तुम्हारे खून से रंगे कंबल में बदल दिया और तुम्हें अपने बेटे के कंबल में छिपा लिया। अर्थ की निगाहें अचानक कांप उठी, जबकि सारिका ने हल्की सी आह भरी। क्या होगा कहानी में आगे, क्या करने वाला है अर्थ? सच्चाई जानने के बाद क्या अर्थ के माता पिता अभी भी जीवित होंगे? C37 अब से मेरा नाम अर्थ चूरू नहीं बल्कि अथर्वदेव होगा। हरीन ने अर्थ को बताया था कि अधीर ने कैसे अपने बेटे की अदला बदला कर ली थी। उन्होंने आगे अर्थ को बताया, उस समय आपके माता पिता इतने जल्दी में थे कि उन्हें अपने बच्चे को जांचने का समय ही नहीं मिला और आपके माता पिता के जाने के बाद अधीर ने मुझे सारी घटना बताई और मेरे सामने घुटने टेककर मुझसे माफी की भीख मांगी। उसने कहा कि उसकी उम्र अभी भी बहुत कम है, इसलिए भले ही उसने अपना बेटा खो दिया हो फिर भी वह अन्य बेटों को जन्म दे सकता है, लेकिन यदि उस समय आपकी मृत्यु हो जाती तो उसका मित्र और आपके पिता जो अभी अभी बाप बने थे तो उनका वंश तो पूरी तरह खत्म हो जाता, और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनका बदला ले सके। उस समय मुझे मेरे दिल के 1000 टुकड़े कर देने वाला दर्द महसूस हुआ, लेकिन इतने स्नेही और धर्मी बेटे के सामने मैं हार गया और उसे दोष न दे सका। हम बाप बेटे के अलावा किसी को नहीं पता था कि मेरे पोते की तुम्हारे साथ अदला बदली हो गई है। उस समय 2 महीने की उम्र में ही आपके शरीर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच गया था, जिसे ठीक होने में लगभग आधे महीने का समय लगा, और तुम्हारी गहरी नसों के विकृत होने का कारण भी शायद अब तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। उस भयानक युद्ध स्तर के बीच सौभाग्य की बात थी कि उस केवल आपकी गहरी नसें विकृत हुई, न कि आपका जीवन। उसके बाद हरीन की आवाज थोड़ी रुक गई। उसने पूरी कोशिश की कि उसके चेहरे पर दर्द के भाव ना दिखे और अपने हाथ बंच लिए और बोलना जारी रखा। उस आधे महीने के बाद अधीर पर एक जोरदार हमला हुआ और जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। उसने मुझे अपनी अंतिम सांस लेते हुए बताया कि जिसने उस पर हमला किया वह व्यक्ति उन्हीं लोगों में से एक था जो उस समय तुम्हारे पिता के पीछे पड़े थे। उसे नहीं पता था कि उस व्यक्ति को ये जानकारी कहां से मिली कि वह तुम्हारे माता पिता को आश्रय दे रहा था। जिस व्यक्ति ने अधीर की हत्या की उसने अधीर से यह जानने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारे माता पिता कहां भाग गए थे, लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने तक अधीर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी हत्या करने वाले व्यक्ति के शब्दों ने ये साबित कर दिया था कि उसे अभी तक तुम्हारे माता पिता नहीं मिले थे। इसका मतलब है कि वे संभवतः अभी भी जीवित हो सकते हैं। अर्थ के दिल में अचानक हलचल होने लगी, उसके हृदय में एक विशाल लहर उमड़ने लगी जिसे किसी भी तरह दबाया नहीं जा सकता था। हरीन के सफेद बालों को देखकर उसे अथाह दर्द महसूस हुआ। अपने बेटे और बहू को खोने के उसके गहरे दुख के बारे में किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि उसने अपने वंश को चलाने वाले अपने इकलौते पोते को भी बहुत पहले ही खो दिया था। उसके पास किसी दूसरे का बच्चा था जिसे उसके पोते के जीवन से बदला गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि मध्यम आयु में ही उनके बाल सफेद हो गए थे। यदि उनकी जगह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसके बाल सफेद नहीं होते बल्कि पूरी तरह से झड़ जाते। अर्थ को आज एक बेहद ही दुखद सत्य के बारे में पता चला था। हरीन और सारिका के जीवन में जो परेशानियां आई थी अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी का कारण अर्थ स्वयं था। यदि वास्तव में उस समय उसके माता पिता अधीर से ना मिलते और उसकी बदला नहीं की जाती तो शायद आज अधीर जिंदा होते, और अगर वह जिंदा होते तो उनकी पत्नी भी आत्महत्या नहीं करती और हरीन की पत्नी भी अवसाद के कारण नहीं मरती, और शायद अधीर के बेटे का भी इस तरह मजाक नहीं उड़ाया जाता जैसे कि अर्थ का उड़ाया जाता था। उनका पूरा परिवार संरक्षित रहता और वह सुख और शांति से जीवन जी सकते थे। तिया सिटी में अधीर की बेजोड़ प्रतिभा और हरीन की अतुलनीय शक्ति के कारण चुरू कबीले में उनकी प्रतिष्ठा काफी ऊंची होती और शायद अब तक अधीर चुरू कबीले का लीडर बन चुका होता, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसलिए जब अधीर को पता चला कि अर्थ के माता पिता भागने में कामयाब रहे, इसलिए उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए न केवल अपनी जान गंवा दी बल्कि अपने पूरे परिवार को नरक की खाई में धकेल दिया। हालांकि पिछले 16 वर्षों में हरीन ने कभी भी अर्थ पर कोई गुस्सा या नफरत नहीं निकाली थी, बल्कि इसके बजाय उसने बिना कुछ कहे उसकी रक्षा की और उसे सुरक्षित रखा। उसने उसे बिना शर्त के प्यार दिया, ये जानने के बाद भी उसकी मिस्टिक वेंस डैमेज है और यह जानते हुए भी कि वह पूरी जिंदगी बेकार रहेगा, फिर भी वह उससे हमेशा की तरह प्यार करता था। शायद एक दादा ही अपने पोते से इस तरह का व्यवहार कर सकता
सकता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार करना, और खासकर उस बच्चे के साथ जिसके कारण उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया हो, इसके लिए वाकई बहुत बड़े दिल और खुले दिमाग की आवश्यकता होगी। अर्थ का हृदय कांप उठा। जैसा पिता वैसा पुत्र। इतने महान व्यक्ति होने के नाते ये कोई आश्चर्य नहीं था कि उसके पास महान व्यक्तित्व वाला अधीर जैसा पुत्र था। अर्थ चाहकर भी अपने पूरे जीवन काल में अपने और अपने माता पिता के इस ऋण को कभी नहीं चुका सकता था। अर्थ ने अपने दोनों हाथों को मजबूती से पत्थर की मेज पर रख दिया। इस वक्त उसकी उंगलियां ने मजबूती से मेज को पकड़ लिया और उसके हाथों पर उसकी नस उभर आए। अपने सामने बैठे हरीन की दुख भरी आंखों को देखकर एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वह उस व्यक्ति को कैसे धन्यवाद दे जिसे वह इतने सालों से दादाजी कहता आ रहा है। कुछ देर बाद आखिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, दादाजी, मैं आपका स्नेह और दया अपने पूरे जीवन भर याद रखूंगा। हे हरीन ने धीरे से मुस्कुराया और प्यार से जवाब दिया, यह मैंने छोटी उम्र से ही तुम्हारी देखभाल की, इसलिए तुम भले ही मेरे रक्त संबंधी नहीं हो, लेकिन तुम मेरे सगे पोते से कम भी नहीं हो। और आपने भी तो कहा था कि भले हमारे बीच खून का रिश्ता ना हो, लेकिन हम हमेशा एक परिवार की तरह ही रहेंगे, इसलिए जब तक आप सुरक्षित हैं तब तक तुम्हें कृतज्ञता चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर मुझे पूरी जिंदगी यहीं बंद रहना पड़े तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं होगी। जैसे ही अर्थ ने देखा कि हरीन ने प्रसन्नता पूर्वक सिर हिलाया और उन्होंने बोलना जारी रखा, उस समय क्या हुआ था इसके बारे में आप और अधीर जानना चाहेंगे। उनकी बात पर अर्थ ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। हरीन ने आगे उससे कहा, हालांकि अधीर ने मुझे ये तो नहीं बताया कि आपके माता पिता का पीछा करने वाले लोग कौन थे और कहां से आए थे, लेकिन उनका शिकार क्यों किया जा रहा था इसके बाद में उसे कुछ पता चला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारे माता पिता के पास स्वर्गीय गहन खजाना था। उसने मुझसे कहा था कि यह 3 शब्द स्वर्गीय गहन खजाना किसी भी बाहरी व्यक्ति के सामने कभी भी नहीं लेने चाहिए। स्वर्गीय गहन खजाना। अर्थ ने इस नाम को दृढ़ता से मन में याद कर लिया। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद से पिछले 16 वर्षों में मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने सोचा था कि यदि वे अभी भी जीवित होते तो उन्हें पता चल गया होता कि जो बच्चा उनके साथ है वो उनका बेटा नहीं है, और सुरक्षित होने पर वे अपने बच्चे को लेने के लिए यहाँ वापस आते। मैंने काफी समय तक उनका इंतजार किया, लेकिन वह कभी भी वापस नहीं आए। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वे अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आप एक छोटे बच्चे थे। इसलिए मैंने हमेशा से ही आपसे कहा है कि आप उस पेंडेंट को कभी अपनी गर्दन से ना उतारे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब अधीर ने आपको बदला था तो वह पेंडेंट एकमात्र ऐसी चीज थी जो आपके माता से संबंधित थी। यदि आपके माता अभी भी जीवित है तो शायद ये पेंडेंट आप लोगों की एक दूसरे से पहचान कराने में मदद कर सकता है। यदि वे वास्तव में जीवित होते तो शायद वह पहले ही तिया सिटी आ गए होते और अपने बच्चे को वापस ले गए होते, लेकिन पूरे 16 साल हो गए थे, इसलिए उनके जीवित होने की संभावना अभी भी बहुत कम थी। लेकिन हरीन मन ही मन यह उम्मीद कर रहे थे कि वास्तव में अभी जीवित हो, क्योंकि अगर वह जीवित होते तो शायद हो सकता था कि अधीर का बेटा भी जीवित हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्टार कंसीलिंग पिल का समय समाप्त होने का पल और करीब आता गया और अर्थ के जाने का समय हो गया। दादाजी और छोटी चाची, मुझे अब जाना चाहिए, अर्थ ने कहा। हालांकि वह उनसे अलग होना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हरीन ने अपना सिर हिलाया और बाहर की ओर देखते हुए कहा, आपको जल्द ही इस जगह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी ने देख लिया तो ये बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। आप जा रहे हैं बिजली की तरह तेज। सारिका ने अपना सिर उठाया और अपने दोनों हाथों से अर्थ को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही अर्थ ने सारिका की नजरों में अनिच्छा देखी तो उसका दिल कड़वाहट से भर गया। वह वास्तव में हरीन और सारिका को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति के कारण वह उन्हें ले जाने में कामयाब भी रहा तो भी बाहरी दुनिया में वह चुरू संप्रदाय से उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। वह खड़ा हुआ और सारिका का हाथ पकड़ लिया। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, छोटी चाची, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं वापस आगा 3 साल के भीतर मैं वापस आऊंगा। उस समय मैं आप दोनों के साथ हुए अन्याय का दर्द उन्हें 1000 गुना लौटाऊंगा और पूरे चुरू कबीले को घुटने टेक देने पर मजबूर कर दूंगा। और मैं आप दोनों से विनती करता हूं कि तब तक आप इस रिफ्लेक्शन गैस को ना छोड़े। अर्थ ने प्रत्येक शब्दों को दृढ़ सकप के साथ कहा था। वह हरीन और सारिका को कोई सांत्वन देने की कोशिश नहीं कर रहा था, नहीं कोई मजाक कर रहा था, बल्कि यह एक पूर्ण निर्मिक था जिसमें ये सकप पूरा करने का दृढ़ विश्वास था। अर्थ के शब्दों से हरीन और सारिका थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन तुरंत बाद हरीन ने कहा, अर्थ, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता कि तुम सामान्य रूप से शांति से रहो, और ये तब तक ठीक है जब तक आप अपनी रक्षा करते हैं। जब भी मेरी रिहाई का दिन आएगा मैं निश्चित ही तुम्हें ढूंढ लूंगा, इसलिए कुछ भी हो तुम्हें ऐसी कोई मूर्खता नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारे जीवन को खतरा हो। हरीन की नजरों में वह अभी भी वह लड़का था जिसे उनकी सुरक्षा की जरूरत थी, और उसकी खुद की मिस्टिक वेंस डैमेज थी। ऐसी में वे उसे किसी खतरे में पड़ते हुए कैसे देख सकते थे।
चिंता मत करो दादाजी, आई मैं निसंदेह अपनी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। अर्थ ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, छोटी चाची मुझे माफ करना, आप यहाँ कैद है इसलिए मैं आपसे किया हुआ अपना वादा पूरा नहीं कर सका। वादा। जब सारिका ने उसे आश्चर्य से देखा तो उसकी चमकीली आंखें थोड़ा झुक गई। अर्थ ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और वह हरीन के सामने चला गया और उनके सामने घुटनों पर बैठ गया और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, दादाजी मैं आपका पोता हूँ और 16 वर्षों से आपके संरक्षण में था, लेकिन अब मरे पंख फैलाने और ऊंची उड़ान भरने का समय आ गया है। आप मेरे दादा हैं, इसलिए आपका पोता हमेशा एक कूड़े का टुकड़ा बनकर आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। मेरी प्रतीक्षा करना, मैं वापस आऊंगा। मेरे लौटने से पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हरीन ने अपना सिर हिलाया, उनकी आवाज काम रही थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह अर्थ के पास गए और उसके हाथ में एक विशेष प्रकार के पत्थर का टुकड़ा रख दिया जिसमें एक विशेष निशान बना हुआ था। वह पत्थर का टुकड़ा देते हुए हरीन ने उससे कहा, चुरू कबीले से तुम्हें निष्कासित किया जा चुका है और तिया सिटी में रहने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है। इसके अलावा आपने तिया सिटी के बाहर कभी भी कदम नहीं रखा है, इसलिए मैं बेहद चिंतित हूँ, लेकिन आपकी आंखों की झलक मुझे सहजता और राहत महसूस कराती है। इसलिए यह पत्थर का टुकड़ा लो और न्यू मून सिटी जाकर सात्विक नाम के व्यक्ति के बारे में पता करो। सात्विक कुछ साल पहले तियानो गया था और उसने मुझे ये पत्थर का टुकड़ा दिया था। एक बार जब न्यू मून सिटी में उसे ढूंढ ले तो ये पत्थर का टुकड़ा उसे दिखा देना, शायद वह तुम्हारे रहने के लिए किसी जगह का प्रबंध कर दे। अर्थ ने अपने हाथ में वह पत्थर का टुकड़ा पकड़ा और हाँ में सिर हिलाया। बाद में उसने कहा, जाने से पहले मैं एक बार अधीर अंकल को प्रणाम करना चाहता हूँ। जिस पर हरीन ने प्रसन्नता से अपना सिर हिलाया। अर्थ जैसे ही अर्थ वहां से जाने के लिए मुड़ा, सारिका ने उसे एक बार फिर पीछे से पकड़ लिया। सारिका की अनिच्छा से भरी निगाहों ने अर्थ के दिल को लगभग वह पूरी तरह से पिघला दिया। वह हरीन और सारिका को यहाँ से दूर ले जाने के लिए काफी उत्सुक था, लेकिन इरादों और आवेग से भरा दिल होने के बावजूद उसके पास ऐसा करने की न तो क्षमता थी और न ही योग्यता। छोटी चाची, अर्थ ने हल्के से सारिका का हाथ पकड़ा और धीरे से उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता और छोटी चाची भी मुझे छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए मैं वापस आऊंगा और कसम खाता हूँ कि उस रात मैंने जो कहा था और आपसे जो वादा किया था उसे जरूर पूरा करूंगा। सारिका ने अपनी पकड़ धीरे धीरे नरम कर ली और अर्थ ने भी सारिका का हाथ छोड़ा और धीमे कदमों से बाहर की ओर चला गया। उसने 2 बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे डर था कि अगर वह पीछे मुड़ा तो हरीन और सारिका उसकी बेकाबू आंसुओं की 2 धाराएं देख लेंगे जो उसके पीछे मुड़ने के साथ ही बह निकली थी। सारिका ने धुंधली आंखों से अर्थ के छाया चित्र को देखा जो उससे दूर होता जा रहा था और बिना सोचे समझे वह अपने दिल में बड़बड़ा जा रही थी। अचानक उस रात अर्थ ने जो कहा था वह सारिका के दिल के अंदर गूंज गया, अगर तुम मेरी छोटी चाची नहीं होती तो निश्चित ही मैं तुमसे शादी कर लेता। अचानक ही सारिका ने अपना मुंह बंद कर लिया और एक पल में अपने सभी आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी जो बाढ़ की तरह तेजी से बह रहे थे। वहीं दूसरी ओर चुरू कबी के कब्रिस्तान के अंदर अधीर की कब्र के सामने खड़ा अर्थ उस कब्र को देखता रहा और फिर अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने 3 बार प्रणाम किया। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो उसकी आंखें दृढ़ सकब से भर गई। अधीर अंकल, आपने मेरे देव परिवार के लिए यह बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं अथर्व देव इसे कभी नहीं भूलूंगा। अगर वह किसी दिन मुझे पता चला कि मेरे माता पिता अभी भी जीवित हैं तो मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा और उस बच्चे को भी ढूंढने की कोशिश करूंगा जिसे वे उस समय अपने साथ ले गए थे, जो आपका बेटा था। और जिस दिन मुझे सत्ता मिल जाएगी उस समय मैं उस व्यक्ति को भी ढूंढ लूंगा जिसने आपकी हत्या की थी और आपका और दादाजी का बदला लूंगा। अर्थ ने अधीर की कब्र के सामने शपथ ली और जाने से पहले एक और प्रणाम किया और भारी शब्दों से कहा, अब से मैं अर्थ चुरू नहीं हूँ बल्कि अब से मेरा नाम होगा अथर्व देव। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या अर्थ हरीन को उसके असली पोते से मिला पाएगा और उसका न्यू मून सिटी का सफर कैसा होने वाला है? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ओनली ऑन पॉकेट नोवेल पर। C34 स्वर्गीय भगवान की आध्यात्मिक मशारफ की दुर्दशा ने पूरे चुरू कबीले को हिलाकर रख दिया था, जिससे पूरे चुरू कबीले की शांति भंग हो गई थी। परवान काफी देर तक बेहोश रहा क्योंकि उसके गुस्से ने उसके दिल पर गहरा आघात किया था। जब परवान होश में आया तो उसने पूरे कबीले को अपराधी को जल्द जल्द तलाशने का आदेश दिया, लेकिन पूरी रात की खोजबीन के बाद भी किसी को अपराधी का कोई निशान तक नहीं मिला और सभी को अब स्पष्ट रूप से ये संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही कबीले के किसी सदस्य का काम है। कालवीरमपलायम वह व्यक्ति बना जो पिछले दिन आर्फ के बाद दूसरे स्थान पर था और वह व्यक्ति तीसरे बुजुर्ग का सबसे छोटा पोता चिराग था। चिराग का चयन होने से तीसरे बुजुर्ग और चिराग के चेहरे पर अत्यधिक खुशी दिखने लगी जिसे छिपाने में वे असमर्थ थे। हालांकि चिराग का चयन हो जाने से कबीले के लोगों का दृष्टिकोण तीसरे बुजुर्ग के लिए अचानक ही बदल गया, खास तौर पर परवान और पहले बुजुर्ग का। जब परवान ने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से जलन और जानलेवा चमक देखी जा सकती थी। यदि वाकई में आर्फ की ये दशा कबीले के ही किसी सदस्य ने की थी तो उसका सबसे बड़ा संदेह
अब तीसरा बुजुर्ग ही बन गया था। हालांकि स्पष्ट रूप से काल्वीरम्पलायम चिरु संप्रदाय के लिए रवाना हो गए। दरअसल चिरु संप्रदाय की क्षमताओं के अनुसार वे उनके लिए बहुत ही आसानी से उड़ने वाले जानवरों की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन चिरु संप्रदाय के लीडर का आदेश काल्वीरम्पलायम के पास लौट आई थी। रिद्धिमा ने उसका चेहरा देखा जो बर्फीला, शांत और सुरुचिपूर्ण था। रिद्धिमा ने उससे कहा, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की दूरी यहाँ से बहुत ज्यादा है, इसलिए फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय लौटने के बाद पता नहीं कि आपको यहाँ पर वापस आने का मौका कब मिलेगा, इसलिए कोई भी काम अधूरा मत छोड़ना। निश्चिंत रहे मास्टर, मैंने पहले ही पूरी तरह से तैयारी कर ली है, इसलिए मैं किसी भी समय प्रस्थान करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि पिता अलग होने के लिए थोड़े अनिच्छुक है, लेकिन मेरे फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में प्रवेश करने पर वह हमेशा आभारी रहे हैं। रिद्धिमा ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, ठीक है तो फिर हम अभी निकलेंगे। जब मैंने मिलादी से तुम्हारा जिक्र किया था तो वह तुमसे मिलने के लिए बहुत समय से उत्सुक है। मेरा मानना है कि अगर वह तुम्हें देखेगी तो वह तुम्हें जरूर पसंद करेगी। पिताजी ने पहले ही गहन शक्ति वाले घोड़ों की व्यवस्था कर दी है जिनका उपयोग हम यात्रा के लिए कर सकते हैं। आर्या ने सम्मान पूर्वक कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिद्धिमा ने सिर हिलाया और कहा, घोड़े बहुत धीमे होते हैं, मैं फ्लोटिंग तकनीक का उपयोग करके तुम्हें वापस ले जाऊंगी। इसके अलावा तुम्हें मेरी तकनीक के बीच मेरे शरीर की गहन ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को महसूस करके ध्यान देना होगा, इससे भविष्य में आपकी गहन शक्ति को बहुत लाभ मिलेगा। चलो चलते हैं, मुझे अब हाथ दो। आर्या ने बिना हिचक अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। वह इस समय अपनी मास्टर की तकनीक से आकाश में उड़ने के लिए काफी उत्सुक थी। रिद्धिमा ने आर्या का हाथ पकड़ने के लिए अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ बढ़ाया और एक झटके में उसके पूरे शरीर पर ठंडक आ गई और फिर तेजी से फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स घूमने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आर्या का हाथ पकड़ा तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा और फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स भी अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसने अपना शरीर आर्या की ओर किया और उसकी खूबसूरत अटूट निगाहें आर्या पर टिक गई। यह स्पष्ट था कि उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार का अत्यधिक आश्चर्य था, जैसे कि उसने कोई अकल्पनीय मामला देख लिया हो। मास्टर, क्या हुआ? रिद्धिमा की भयावह और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के कारण आर्या ने चिंतित होकर पूछा। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है, रिद्धिमा ने हकलाते हुए कहा। रिद्धिमा ने अचानक अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और अपने दोनों हाथों से आर्या की दाहिनी कलाई को पकड़ लिया और उसके शरीर पर ठंडक फैल गई। रिद्धिमा की खूबसूरत आंखें फिर से चौड़ी हो गई और उसका पूरा शरीर पहले से भी ज्यादा कांपने लगा। उसके चेहरे पर पूरी तरह से निशब्द और अविश्वसनीय आश्चर्य के भाव थे और साथ ही परमानंद भी। उसने आर्या की आंखों में देखते हुए उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी तीव्र और उत्तेज की भावनाओं के कारण वह अस्थायी रूप से अवाक हो गई थी। उसके हाव भाव ने आर्या को और अधिक चिंतित कर दिया और उसने चिंता भरे स्वर में कहा, मास्टर क्या बात है, आखिर हुआ क्या है? दिमा को अचानक अपने दिल की उन्मुक्त धड़कनों का एहसास हुआ जिसे वह कम करने में असमर्थ थी। उसने खुश होते हुए आर्या से कहा, आर्या मुझे बताओ कि इस अवधि के दौरान तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ है? क्या तुम्हारी मुलाकात किसी असाधारण व्यक्ति से हुई है या फिर तुमने किसी प्रकार की गोली खाई है जो देवताओं का भी विरोध कर सके? मैं आर्या ने क्षण भर के लिए रिद्धिमा को घूर कर देखा, जिस पर रिद्धिमा ने कहा, कुल मिलाकर एक व्यक्ति के पास कुल 54 शक्तियों के द्वार होते हैं जिनके माध्यम से गहन शक्ति शरीर में प्रवेश करती है। एक सामान्य व्यक्ति को जन्मजात लगभग 10 शक्तियों के रास्ते उपहार में मिलते हैं, जबकि उच्च प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति में ये संख्या लगभग 15 हो सकती है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारे 21 शक्तियों के रास्ते खिले हुए थे। ऐसी प्रतिभा लाखों में से किसी एक व्यक्ति के पास देखने को मिलती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके 20 शक्तियों के रास्ते खुले हो, वह किसी सामान्य 10 शक्तियों के द्वारा वाले व्यक्ति की तुलना में दोगुनी तेजी से ट्रेनिंग कर सकता है और दोगुनी तेजी से गहन शक्ति हासिल करता है। एक शक्तियों के रास्ते को खोलना भी बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि मेलोडी के 23 रास्ते खुले थे और उसे 7 और शक्तियों के रास्ते खोलने में पूरे 100 वर्षों का समय लगा था। पूरे ब्लू विंड एम्पायर में ऐसे लोगों की संख्या 5 से ज्यादा नहीं होगी जिनके 30 शक्तियों के रास्ते खुले हो। आपको पता है, चूरू संप्रदाय द्वारा लाया गया उपहार गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर किसी की ट्रेनिंग की गति को तेज क्यों कर सकता है? इसका कारण यह है कि वह पाउडर थोड़े समय के लिए किसी के भी 3 से 4 शक्ति के रास्ते खोल देता है। हालांकि यह केवल एक अस्थायी प्रभाव है, फिर भी यह पाउडर चूरू संप्रदाय के लिए एक बेहद कीमती दवा है। रिद्धिमा ने आर्या के कंधों को पकड़ लिया और उसकी खूबसूरत आंखों ने बिना पल के झपकाए उसे देखा और कहा, फिर भी आर्या, तुम्हारे पूरे 54 के 54 शक्तियों के रास्ते स्थायी रूप से खुल गए हैं। क्या तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारी साधना की गति मेलोडी की गति से भी दोगुनी होगी और यह एक सामान्य मनुष्य की तुलना में लगभग 8 से 10 गुना तेज होगी। इतना ही नहीं, आप जिस गहन कला का अभ्यास करेंगे उसकी गति भी असीमित होगी और जब भी आप अपनी गहन शक्ति में अगला स्तर हासिल करेंगे तो इसमें भी तुम्हें किसी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब कोई
व्यक्ति अपनी च्यवन शक्तियों के रास्ते पूरी तरह से खोलने में कामयाब हो जाता है तो किंवदंत के अनुसार उसकी गहरी नसों को स्वर्गीय भगवान की आध्यात्मिक नसों के रूप में संदर्भित किया जाता है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ब्लूविन साम्राज्य के पूरे इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसलिए आर्या, मुझे बताओ कि आप वास्तव में किस दौर से गुजरी हो। रिद्धिमा के शब्दों ने आर्या को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। निसंदेह रिद्धिमा को च्यवन शक्तियों के रास्तों के बारे में पता था। ये गहन शक्ति के अभ्यासकर्ताओं के बीच सामान्य ज्ञान था। वह शक्तियों के रास्तों को पूरी तरह खोलने की अवधार को समझती थी, लेकिन ये केवल सैद्धांतिक रूप से ही प्रशंसनीय था क्योंकि किसी ने भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो अपने सभी शक्तियों के रास्ते खोलने में सफल हुआ हो। ऐसा कहा जाता है कि केवल प्राचीन देवता ही स्वर्गीय ईश्वर की अध्यात्म नसों को रखने में सक्षम थे। यह एक असाधारण अपेक्षा थी जिसे कोई कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता था। अथर्व के एक्यूपंच उपचार के बाद से आर्या को लगा कि उसकी अध्यात्म और शारीरिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उसकी गहन शक्ति का प्रवाह भी सरल हो गया था। इस परिवर्तन के कारण आर्या को कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि यह शरीर वास्तव में उसका है ही नहीं। जब रिद्ध ने उसे स्वर्गीय भगवान की आध्यात्मिक नसों के बारे में बताया तो आर्या सदमे में चली गई। च्यवन शक्तियों के रास्ते पूरी तरह से खुल गए। स्वर्गीय भगवान की आध्यात्मिक नसें, ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे मुमकिन हुआ? आर्या मन ही मन बढ़ने लगी। लेकिन फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की 7 परियों में से एक रिद्धिमा उससे झूठ क्यों बोलेगी? आकाश गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर उसकी शक्ति को देखते हुए वह आर्या की गहरी नसों की स्थिति को भला कैसे नहीं समझ सकती थी। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की एक परी के रूप में रिद्धिमा ने पहले ही भावन को छिपाना सीख लिया था, लेकिन इस समय वह अपने चेहरे पर वास्तविक उत्साह को दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? आर्या ने अपने मन में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है? आर्या के दिमाग में अचानक अथर्व की आकृति उभर आए। उसे उन सुबहों की याद आ गई जो उसने अथर्व के साथ बिताई थी जब उसने उन चांदी की सुई से उसका इलाज किया था। उसे वह उपचार याद आया जो अथर्व में उसे उसकी ठंड भगाने और उसके मेरिडियन को साफ करने के लिए दिया था। उससे याद आया कि प्रत्येक उपचार के बाद अथर्व कैसे पूरी तरह से थक जाता था। उसे उन सभी चांदी की सुई की याद आई जो कुल मिलाकर 54 थी। यह संख्या शक्तियों के रास्तों के बराबर ही थी। क्या ये सचमुच वही हो सकता है? आर्या ने में बुदा यहाँ ये केवल वही हो सकता है। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था जिसने उसके शरीर को छुआ हो और उसके उपचार के कारण ही उसके शरीर में इतना बड़ा बदलाव आया था। लेकिन वह केवल चुरू कबीले का सदस्य था और वह भी एक क्षतिग्रस्त नसों वाला। ये कैसे संभव था कि उसके पास ऐसी क्षमता थी? आर्या के पास इसका तत्काल में कोई उत्तर नहीं था क्योंकि उसकी आंखें अनिश्चितता और जटिल भावन से भरी हुई थी। लेकिन रिद्धिमा पूरी तरह आश्वस्त थी कि कुछ दिनों की छोटी सी अवधि में आर्या को किसी अविश्वसनीय अनुभव से गुजरना पड़ा है। उसने तुरंत पूछा, आर्या जल्दी बताओ कि यह काम किसने किया है? कौन है वह जिसने तुम्हारे च्यवन के 54 रास्ते खोलने में तुम्हारी मदद की है? वह एक व्यक्ति था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसने वास्तव में ये काम किया है। लेकिन अब वह बहुत दूर चला गया है, आर्या ने जवाब देते हुए कहा। एक व्यक्ति? रिद्धिमा सदमे से भर गई। उसने आश्चर्य के भाव से पूछा, इस वरिष्ठ व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? वह कैसा दिखता है? ऐसी ईश्वरीय क्षमता के साथ यह असंभव होगा कि किसी ने उसके बारे में ना सुना हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं एक चमत्कारी आध्यात्मिक चिकित्सक हूं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? यह अथर्व के वह शब्द थे जिन्हें आर्या हमेशा नजरअंदाज कर देती थी, परंतु अब ये शब्द उसके विचारों पर हावी होने लगे थे। अभी उसकी भावनाएं उस समय से बिल्कुल अलग थी जब वह अथर्व के साथ रहती थी। साथ ही उससे याद आया कि अथर्व ने उससे कहा था कि आर्या मेरी वाइफी, अगर एक दिन तुम्हारी मास्टर को तुम्हारे बदलावों के बारे में पता चल जाए तो उन्हें ये ना बताए कि यह मेरे द्वारा किए गए इलाज के कारण हुआ है, और तब तक तो किसी को भी ना बताए जब तक आप विधवा होना नहीं चाहती। अथर्व के शब्दों को याद करते हुए उसने रिद्धिमा से कहा, उन्होंने कहा था कि वह एक आध्यात्मिक चिकित्सक है, लेकिन उन्होंने मुझे उनके बारे में किसी और को कुछ भी बताने से सख्त मना किया था, इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या रिद्धिमा अथर्व के बारे में जानने के लिए दबाव बनाएगी? क्या इस सच्चाई को जानने के बाद अथर्व के प्रति आर्या की भावनाएं बदलेगी? क्या आर्या और अथर्व दोबारा कभी मिलेंगे? स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें और लाइक दिस।